मुंबई का अंधेरी इलाका ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ, दिन में जितना चमकता था, रात को उतना ही स्याह और रहस्यमय लगता। यहां एक नई रिहायशी इमारत बनी थी, सिद्धिविनायक रेजिडेंसी। 20 मंजिल की आलिशान टावर, ग्लास के दरवाजे, सीसीटीवी से लैस लॉबी और हर मंजिल पर साउंड प्रूफ अपार्टमेंट्स। सब कुछ मॉडर्न, लेकिन एक चीज अजीब थी। 13वीं मंजिल वहां नहीं थी। लिफ्ट में बटन 1 से 12, फिर 14 से 20 तक दिखते थे। जब भी कोई पूछता, बिल्डर जवाब देता, 13 नंबर अशुभ होता है, इसलिए नहीं रखा। लेकिन इस इमारत में रहने वाले कुछ पुराने किराएदारों का कहना था कि कभी 13वीं मंजिल थी। 1 महीने के अंदर 3 परिवार वहां शिफ्ट हुए थे और फिर एक एक कर गायब हो गए, बिना कोई सामान, बिना कोई सूचना। फिर 13वीं मंजिल के ऊपर सीमेंट का लेयर डालकर उसे हटा दिया गया। आवनी शर्मा, एक 26 साल की ग्राफिक डिजाइनर, जो मुंबई में नई नौकरी के लिए दिल्ली से आई थी, उसके ऑफिस ने सिद्धिविनायक रेजिडेंसी में एक किराए का फ्लैट दिलवा दिया था, 14वीं मंजिल पर। पहली रात सब कुछ सामान्य था। हवाओं में समुद्र की नमी थी और शहर की रोशनी खिड़की से चमक रही थी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजकर 13 मिनट किए, अवनी को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। टेंग। लिफ्ट के खुलने की आवाज। उसने झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। खाली लॉबी, सन्नाटा और लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ। उसने वापस आकर दरवाजा बंद कर लिया और सो गई। पर हर रात ठीक 2 बजकर 13 मिनट पर लिफ्ट अपने आप खुलती और फिर बंद हो जाती। कोई निकलता नहीं था, कोई चढ़ता नहीं था। तीसरी रात को उसने ठान लिया कि कैमरा लगाकर देखेगी। अगले दिन ऑफिस से आकर उसने अपने पुराने मोबाइल को लिफ्ट की ओर लगा दिया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रात को फिर वही आवाज आई, टिंग। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो एक फ्रेम में लिफ्ट के अंदर एक धुंधली परछाई दिखी। लंबा, बिना चेहरा, काले कपड़े पहने कोई। और सबसे डरावनी बात, लिफ्ट के अंदर बटन 13 चमक रहा था। आवनी की रातों की नींद उड़ गई थी। वो बार बार वीडियो देखती, झूम इन करती, लेकिन परछाई की शक्ल साफ नहीं होती थी। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन रात के 2 बजकर 13 मिनट पर वही टिंग उसे कंपा देता। उसने सुरक्षा गार्ड को दिखाया वीडियो, लेकिन उसने डर के मारे कुछ बोलने से मना कर दिया। सिर्फ एक वाक्य कहा, मैडम, वहां कुछ है। उस मंजिल को बंद करने की वजह थी। अब आवनी के मन में जिज्ञासा नहीं, डर था। लेकिन चौथी रात कुछ बदल गया। रात को फिर 2 बजकर 13 मिनट पर लिफ्ट खुली, पर इस बार एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो या उतर रहा हो। उसने दरवाजा खोला। सामने लिफ्ट बंद हो चुकी थी, लेकिन दाईं ओर फायर एग्जिट की सीढ़ियों की ओर एक दरार से रोशनी आ रही थी। कांपते हुए वो वहां गई। दीवार पर हल्के हल्के खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखा हो। रोशनी मोबाइल की टॉर्च से मिलाकर उसने पढ़ा, 13 अब भी है। उसकी सांसें थम गईं। वो फौरन अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। रात भर जागती रही, लेकिन अब एक बात पक्की थी, जो मंजिल दिखाई नहीं देती, वो अब भी मौजूद थी। अगली सुबह उसने बिल्डिंग के पुराने मैप ढूंढने शुरू किए। पीएमसी ऑफिस जाकर, इंटरनेट खंगाल कर उसे एक पुराना आर्किटेक्चर प्लान मिला, जिसमें साफ तौर पर मंजिल क्रम में 13 भी शामिल थी। और सबसे अजीब बात, उस 13वीं मंजिल का लेआउट बाकी सबसे अलग था। सिर्फ एक अपार्टमेंट और एक छोटा कमरा, जिसका नाम था चैपल। वो ये बात लेकर बिल्डिंग सोसाइटी में गई, लेकिन वहां बैठे मेंबर्स ने उसे चुप रहने को कहा। एक बुजुर्ग मेंबर ने धीमे स्वर में बस इतना कहा, जिसने आखिरी बार वो दरवाजा खोला था, वो आज भी वहीं है।
उस रात अवनी ने तय किया, अब वो खुद उस लिफ्ट से 13वीं मंजिल तक जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने वीडियो कैमरा चालू किया, मोबाइल जेब में रखा और ठीक 2:13 पर लिफ्ट में चढ़ी। सभी बटन ऑफ थे, लेकिन अचानक एक बटन अपने आप जल उठा। 13। लिफ्ट नीचे नहीं, ऊपर नहीं, कहीं और जा रही थी। दीवारें स्याह हो चुकी थीं, लाइट्स झपक रही थीं और लिफ्ट का पैनल धुंधला पड़ने लगा था। अचानक ठक, दरवाजा खुला। सामने अंधेरा, हवा में धूप की खुशबू, लेकिन साथ में किसी सड़े हुए मांस की गंध भी। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारें अधूरी थीं, सीलन से भरी हुई। दूर एक दरवाजा खुला था, जिसके ऊपर एक जला हुआ बोर्ड टंगा था। उस पर लिखा था, आपका स्वागत है, 13वीं मंजिल। अवनी ने एक गहरी सांस ली और उस गलियारे में कदम रखा। उसके हर कदम के साथ फर्श जैसे कराहने लगता। चारों ओर गहराता अंधेरा और दीवारों से रिश्ती अजीब सी सरसराहट की आवाज, जैसे कोई दीवारों के भीतर रेंग रहा हो। वो धीरे धीरे उस खुले दरवाजे की ओर बढ़ी, जिस पर चैपल लिखा था। दरवाजे के पार एक छोटी सी जगह थी, जैसे किसी पुराने चर्च का कमरा। अंदर लकड़ी की बेंचें टूटी हुई पड़ी थीं और दीवारों पर जले हुए क्रॉस और लाल रंग के हाथों के निशान थे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी। उस पर जंग लगे जंजीरों से किसी को बांधने का निशान था। तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा अचानक बर्फ सा ठंडा हो गया। हवा में नमी के साथ साथ एक चीख गूंजी, लड़की की आवाज में, बेहद दर्दनाक, क्यों आई हो? क्या तुम भी छोड़ दोगी मुझे? अवनी कांप गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी दीवार के कोने में उसे एक परछाई सी दिखी। वो एक लड़की थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे और सफेद कपड़े खून से सने हुए। मेरा नाम माया है, उसने कहा। मैं यहां 7 सालों से हूं। अवनी ने साहस जुटाकर पूछा, तुम यहां कैसे फंसी? माया की आंखें अब धीरे धीरे ऊपर उठीं, खाली, काली और जलती हुई। उसने जवाब दिया, मैं इस मंजिल पर अकेली नहीं थी। हम 3 थे। मुझे, तान्या और साक्षी को यहां जिंदा बंद कर दिया गया था, एक अनुष्ठान के लिए। उन्होंने हमें बलिदान बनाया। इस इमारत की नींव में आत्माएं बांध दी गईं, ताकि कोई भी अंदर आने की हिम्मत न करे। अब जो भी इस मंजिल तक आता है, वो या तो भूत बनकर रह जाता है या जिंदा लाश। अवनी अब पसीने में डूबी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। तभी माया ने उसकी ओर देखा और धीमे से मुस्कुराई। पर तुम्हारे साथ कुछ अलग है। तुम्हारे पास रास्ता है, पर समय कम है। अगर तुम सूरज उगने से पहले बाहर नहीं गई, तो तुम भी हमारी तरह रह जाओगी। कमरे की दीवारें अब सांस लेने लगी थीं, जैसे कोई बड़ा जीव जीवित हो और दीवारों से झांक रहा हो। लिफ्ट की ओर वापस जाने का एक ही रास्ता था, उसी गलियारे से होकर। लेकिन अब वहां हर दरवाजे के पीछे कुछ था, चीखती हुई परछाइयां, छायाएं, जो दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। अवनी भागी, लेकिन हर कदम के साथ गलियारा लंबा होता गया। माया की आवाज दूर से गूंजी, तेरा कभी खत्म नहीं होता। ये हर उस इंसान के साथ चलता है जो डर के बावजूद सच जानना चाहता है। लिफ्ट दिखी, वो दौड़ पड़ी। जैसे ही अंदर घुसी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लिफ्ट का पैनल फिर से स्याह था, लेकिन अब
वहां सिर्फ एक बटन चमक रहा था, ग्राउंड। उसने कांपते हुए वो बटन दबाया। लिफ्ट तेजी से नीचे उतरने लगी। उसकी आंखों के सामने वो सब दृश्य घूम गए। माया की आत्मा, दीवारों की चीखें और वो जंजीरें जो अब भी किसी और को ढूंढ रही थीं। जैसे ही दरवाजा खुला, अवनी बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। बिल्डिंग के केयरटेकर ने बताया उसे बेसमेंट में बेहोशी की हालत में पाया गया था, लेकिन सीसीटीवी में उसका कोई फुटेज नहीं था। उसके मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग में माया की आवाज थी, तुम बच गई, लेकिन अगली बार कोई और आएगा। अवनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उसका मन अब भी उसी अंधेरे में उलझा हुआ था। डॉक्टर ने कहा था, तुम्हें कोई मानसिक आघात हुआ है, लेकिन वह जानती थी कि जो उसने देखा था वो किसी वहम का हिस्सा नहीं था। वो सच्चाई थी, माया, 13वीं मंजिल और वो सब कुछ जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो अब उस मंजिल से बाहर तो थी, लेकिन उसका मन अब भी वहीं कैद था। हर रात उसे सपनों में वही गलियारा दिखाई देता, वही जंग लगी जंजीरें और माया की वो सूनी बुझी आंखें। तीसरी रात अचानक नींद में उसकी आंख खुली। उसका मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हुआ और एक मैसेज चमका, तुमने दरवाजा खोला था, अब तुम्हें बंद भी करना होगा। नीचे एक अटैचमेंट था, एक वीडियो फाइल। डरते डरते उसने प्ले किया। वीडियो में वही चैपल का कमरा था, पर उसमें एक नई चीज थी। दीवार पर खून से लिखा हुआ एक नाम, शौर्य शर्मा। ये नाम उसे चौंका गया। शौर्य, उसका छोटा भाई जो 5 साल पहले अचानक लापता हो गया था। दिल्ली के एक स्कूल से एक दिन वो घर नहीं लौटा था। केस बंद हो गया था, मिसिंग पर्सन, नो ट्रेस। उसकी सांसें रुकने लगीं। अब ये कहानी सिर्फ माया या 13वीं मंजिल की नहीं थी, ये अब उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ चुकी थी। अगली सुबह उसने अपनी मां को कॉल किया। कांपती आवाज में पूछा, मां, क्या शौर्य के लापता होने से पहले वो किसी से मिला था? मां ने चुप्पी साध ली, फिर धीरे से बोली, एक बार उसने कहा था कि उसे एक सपना आता है जिसमें वो किसी लिफ्ट में होता है और कोई लड़की उसे ऊपर बुला रही होती है। अवनी के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसी शाम वह सिद्धिविनायक रेजिडेंसी लौटी। इस बार उसने बिल्डिंग के बेसमेंट में जाने का फैसला किया, क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्ड के अनुसार वहीं उसे बेहोशी की हालत में पाया गया था। बेसमेंट अंधेरा, गीला और पुरानी मशीनों से भरा था, लेकिन सबसे पीछे एक लोहे का बंद दरवाजा था जिस पर लिखा था, सर्ज प्रोटेक्टेड, डू नॉट ओपन। उसने टॉर्च जलाकर दरवाजा धकेला और वो चरमराते हुए खुल गया। भीतर एक पुराना कंट्रोल रूम था। दीवारों पर वायरिंग, धूल और पुराने सीटीवी मॉनिटर। सबसे आखिरी कोने में एक ब्रीफकेस जैसा कुछ रखा था। उसने उसे खोला। भीतर थी एक लाल फाइल, रिडीम्ड यूनिट्स, ब्लॉक्ड फ्लोर रिपोर्ट, लेवल 13। फाइल में एक लिस्ट थी गायब हुए लोगों की, सभी नाम, तारीखें और आखिरी दर्ज की गई लिफ्ट मूवमेंट। 2:13, फ्लोर 13। और आखिरी पन्ने पर शौर्य शर्मा, उम्र 14, अंतिम देखा गया दिल्ली, लेकिन जीपीएस ट्रेस मुंबई से। दिल जैसे रुक गया हो। वो अब जान चुकी थी कि जो कुछ 13वीं मंजिल पर हुआ था वो सिर्फ एक इमारत का राज नहीं, बल्कि पूरे शहर में फैले एक जाल का हिस्सा था। शायद भारत के कई बड़े शहरों में कुछ ऐसी ही गायब मंजिलें थीं, और वो सब आपस में जुड़ी हुई थीं।
रात को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार वो गलियारे में अकेली नहीं थी। शौर्य दूर खड़ा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। दीदी, मुझे यहां से निकालो, वो आ रहा है। जैसे ही वो दौड़कर पास पहुंची, पीछे से एक काली आकृति उसके ऊपर झपट पड़ी और आवनी चीखते हुए उठ गई। उसकी चीख पूरे फ्लैट में गूंज गई। लाइटें भड़कने लगीं और ठीक 2:13 पर लिफ्ट का दरवाजा फिर खुद ब खुद खुला। लिफ्ट के दरवाजे की वो खामोश दस्तक अब एक आदत बन चुकी थी। हर रात 2:13 पर उसके खुलने और बंद होने की आवाज जैसे आवनी के दिल में उतर जाती। लेकिन अब ये कोई संयोग नहीं था, अब ये बुलावा था, और ये बुलावा सिर्फ उसके लिए था। आवनी ने ठान लिया, अब समय डरने का नहीं, लड़ने का था। उसने अपने लैपटॉप पर पिछले 4 सालों के गायब हुए लोगों के मामलों की लिस्ट निकालनी शुरू की। डेटा खंगालने पर हैरान कर देने वाला सच सामने आया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हर बड़े शहर में एक जैसी घटनाएं। लोग बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे, और अधिकतर मामलों में एक चीज कॉमन थी, लास्ट मोबाइल सिग्नल 2:13 और लोकेशन कोई ऊंची इमारत। उसने एक नक्शा बनाया, सारे लोकेशन मार्क किए। एक पैटर्न बन रहा था, जैसे कोई अदृश्य रेखा इन इमारतों को जोड़ रही हो, जैसे कोई तंत्र जो पूरे देश में फैला हो। उसे याद आया, माया ने कहा था, हम बलिदान थे, इस इमारत की आत्माएं जंजीर हैं। क्या यह सिर्फ सिद्धिविनायक रेजिडेंसी की बात थी या पूरे नेटवर्क की? अगले दिन आवनी सीधा बीएमसी के एक पुराने कर्मचारी बिपिन नारायण से मिलने गई, जो अब सेवानिवृत्त हो चुका था। जब उसने 13वीं मंजिल, चैपल और लिफ्ट की बात की, बिपिन हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने दराज से एक पुराना नक्शा निकाला। उस पर 7 इमारतों के नाम थे। ये सब एक ही आर्किटेक्ट की डिजाइन है, पंडित रत्नाकर आचार्य। 1987 से 1999 तक इन्हें आत्मा सुरक्षा प्रोजेक्ट कहा जाता था। सरकार की नजर से बाहर, लेकिन इन इमारतों में काली ऊर्जा को बंद करने के प्रयोग हुए थे। 13वीं मंजिल एक अस्थायी द्वार था। वो आत्माएं जो बंधी थीं, उन्हें वहीं कैद किया गया था। लेकिन अब द्वार खुल रहा है। आवनी ने पूछा, अगर द्वार खुल जाए तो क्या होगा? विपिन कांपते हुए बोला, तब सिर्फ आत्माएं नहीं निकलेंगी, वो भी आएगा जिसने उन्हें बांधा था। रात का समय 2:13। आवनी ने कैमरे, टॉर्च, एक रस्सी और अपनी मां द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र पहनकर दोबारा लिफ्ट का सामना करने का निर्णय लिया। जैसे ही लिफ्ट खुली, उसने गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा। बटन 13 अपने आप जल उठा। इस बार लिफ्ट अंदर से और भी भयानक लग रही थी। दीवारों पर जैसे पुरानी चीखें दर्ज थीं। एक महिला की सिसकियां, बच्चों की हंसी जो अचानक चीख में बदल जाती। हर आवाज दीवार से गूंजती हुई सीने में उतरती थी। 13वीं मंजिल पर पहुंचना इस बार वैसा नहीं था। दरवाजा खुलते ही सामने वो गलियारा नहीं था। अब वहां एक अंधकारमय बगीचा जैसा क्षेत्र था। सूखे पेड़, उल्टी लटकी हुई आकृतियां और बीच में एक जलता हुआ कुआं। कुएं के चारों ओर वही 3 नाम, माया, तान्या और साक्षी, जलती राख में उकेरे हुए थे। एक स्वर आया, गहरा, भयावह, हर आत्मा की कीमत होती है और तुमने दरवाजा खोला है। शौर्य अब भी कहीं वहां था, और आवनी जानती थी, उसे मुक्त करने के लिए उसे उस तंत्र को तोड़ना होगा जो इन आत्माओं को बांध कर रखे हुए था। कुएं के पास खड़ी आवनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त थम गया हो। वहां कोई हवा नहीं बह रही थी,
पर फिर भी उसके कानों में सैकड़ों चीखें गूंज रही थीं। अचानक कुएं की ज्वाला और तेज हो गई और उसके भीतर से कोई आकृति उठने लगी। एक काली परछाई जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। मैं वही हूं जिसने द्वार बंद किया था और अब तुमने मुझे फिर से जागृत कर दिया। अवनी एक कदम पीछे हटी, लेकिन जमीन जैसे उसकी टांगों को जकड़ रही थी। वो भाग नहीं सकती थी। तभी उसके गले में बंधा रक्षा सूत्र जलने लगा और एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। काली आकृति एक पल के लिए रुक गई और फिर धुएं की तरह गायब हो गई। एक धीमी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुम्हारे पास समय है, लेकिन कम। 7 द्वारों को बंद करना होगा, नहीं तो वो सब लौट आएंगे। आवनी बेसुध होकर वहीं गिर गई। उसकी आंख खुली तो वो फिर से अपने फ्लैट में थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। घड़ी की सुई 10:22 पर अटकी थी, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर वही वीडियो प्ले हो रहा था। चैपल का कमरा, दीवार पर अब एक नया नाम, आवनी शर्मा। अगले दिन वह विपिन नारायण के पास फिर गई। विपिन ने उसे 7 इमारतों की सूची दी। दिल्ली, पुणे, जयपुर, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। हर इमारत की 13वीं मंजिल गायब थी, लेकिन वहां कभी कुछ न कुछ अघटित हुआ था। तुम्हें 7 द्वार खुद बंद करने होंगे, विपिन ने कहा, क्योंकि तुम अब उस तंत्र का हिस्सा बन चुकी हो और तुम्हारा नाम अब उसकी किताब में दर्ज है। आवनी ने पूछा, अगर मैं ना जाऊं तो हर रात लिफ्ट खुद आकर तुम्हें ले जाएगी। रात को फिर 2:13 लिफ्ट खुली, पर इस बार आवनी ने उसमें कदम नहीं रखा। उसने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। इमारत की 13वीं मंजिल पर जलती हुई एक खिड़की दिख रही थी और उस खिड़की के पास खड़ा था शौर्य। दीदी, जल्दी करो, उन्हें पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। लिफ्ट खुद ब खुद बंद हो गई। अगले दिन सुबह आवनी ने पहला शहर चुना, पुणे। वहां की प्रभात टावर्स, जहां 5 साल पहले 2 जुड़वां बच्चे रहस्यमयी तरीके से लापता हुए थे, उनकी आखिरी लोकेशन 13वीं मंजिल। अब कहानी एक इमारत की नहीं, एक पूरी श्रृंखला की हो गई थी। एक ऐसा तंत्र जो आत्माओं से बना है, और अब हर मंजिल का राज खोलना और द्वार बंद करना आवनी की नियति बन चुकी थी। पुणे का वातावरण मुंबई से बिल्कुल अलग था, शांत, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत गहरा और भारी। प्रभात टावर्स शहर की एक पुरानी लेकिन प्रतिष्ठित रिहायशी इमारत थी। 2 दशक पहले बनी यह इमारत अब पुरानी पड़ चुकी थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अनकही खामोशी थी। लोग कम बोलते थे, दरवाजे जल्दी बंद हो जाते थे और बालकनियां वीरान लगती थीं। आवनी जैसे ही वहां पहुंची, एक अजीब सा दबाव महसूस करने लगी, जैसे कोई निगाहें उसे देख रही हों। सुरक्षा गार्ड, एक बूढ़ा मराठी व्यक्ति, जब उसने 13वीं मंजिल के बारे में पूछा तो कांपते होठों से सिर्फ इतना बोला, मत पूछिए, उस मंजिल पर सिर्फ मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। प्रभात टावर्स की लिफ्ट पुरानी थी, लकड़ी की दीवारों वाली, धीमी और चरमराती हुई। अंदर बटन 1 से 12 और फिर 14 से ऊपर थे, लेकिन जैसे ही आवनी ने बटन पैनल के नीचे अपनी टॉर्च डाली, उसे धूल में ढंका एक दबा हुआ बटन दिखा से 13। उसने धीरे से वह बटन दबाया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर लिफ्ट धीमे से ऊपर बढ़ने लगी और 13वीं मंजिल पर आकर रुक गई। दरवाजा खुला, लेकिन सामने कोई गलियारा नहीं था। वहां एक स्कूल जैसा कमरा था, डेस्क, ब्लैक बोर्ड और टूटी कुर्सियां। दीवार पर बच्चों की डरावनी ड्राइंग्स बनी थीं। एक लिफ्ट, एक कुआं और उसमें गिरते हुए 2 बच्चे। तभी एक टेबल के नीचे से किसी ने फुसफुसाया, तुम भी आई हो खेलने? हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। आवनी चौंक गई। झुककर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में
बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वो कमरे से बाहर भागी, लेकिन जो दरवाजा आया था वो अब गायब था। सामने केवल एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। अचानक दोनों तरफ से दरवाजे खुलने लगे। हर दरवाजे से एक छाया बाहर आई, बच्चों की आकृतियां, लेकिन चेहरों के बिना। सिर्फ आंखें, काली, सूनी और चमकती हुई। एक बच्चा आगे आया और बोला, हमने स्कूल में छुपा छुपाई खेला था, पर हमें कोई ढूंढने नहीं आया, इसलिए अब हम सब यही रहते हैं। आवनी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सई और समीर, हम जुड़वां थे, हम अब भी हैं, सिर्फ दिखते नहीं। तभी गलियारे के अंत में एक लाल दरवाजा दिखाई दिया। उस पर लिखा था, ओनली वन मे एग्जिट। आवनी भागी और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर एक गड्ढा था और उस गड्ढे में वही कुआं जो उसने पहले देखा था। पर इस बार कुएं में दो जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। एक गूंजती आवाज आई, अगर उन्हें मुक्ति दिलाना चाहती हो तो अपने भीतर के डर को स्वीकार करो, वरना तुम भी यहीं रह जाओगी। आवनी ने आंखें बंद की और रक्षा सूत्र को कसकर पकड़ा। फिर उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं तुम्हें मुक्त करती हूं। तुम्हारा भय, तुम्हारी पीड़ा अब मेरी नहीं। लौटो जहां तुम शांति पा सको। कुएं से एक चीख निकली, फिर सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा फिर खुला और अब वहां फिर से लिफ्ट थी। वो वापस लिफ्ट में चढ़ी और जैसे ही नीचे पहुंची, उसकी जेब में रखा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एक लोकेशन फ्लैश हो रही थी, जयपुर। अगला द्वार। जयपुर की हवाओं में गर्मी के बावजूद एक अजीब सी सिहरन थी। आवनी ने स्टेशन से निकलते ही गूगल मैप्स पर लोकेशन चेक की। राजवीर हेरिटेज गर्ल्स स्कूल, जो अब बीते 10 साल से बंद पड़ा था। इस स्कूल में कभी रॉयल परिवार की बेटियां पढ़ती थीं, लेकिन एक दिन अचानक 35 छात्राएं रहस्यमयी तरीके से बेहोश मिली। कुछ ने जहर खा लिया, कुछ ने आत्महत्या कर ली और स्कूल को शापित घोषित कर बंद कर दिया गया। इसी स्कूल की तीसरी इमारत में कभी 13वीं मंजिल हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ 12 मंजिलें दिखती थीं। पर आवनी जानती थी, जो दिखता है वही सच नहीं होता। गेट बंद था, लेकिन उसके लिए अब ताले कोई मायने नहीं रखते थे। दीवार फांदकर वो भीतर गई। सामने एक सूनी इमारत खड़ी थी, जिसकी खिड़कियों से धूल उड़ रही थी। एक बोर्ड झूल रहा था, राजवीर हाउस डॉर्मेट्री, और उसके नीचे फेडेड अक्षरों में लिखा था, ब्लॉक सी, फ्लोर 13, स्टाफ एनली। वो सीढ़ियों से ऊपर बढ़ी। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। 12वीं मंजिल पर एक छीना सा पर्दा लटका था और उसके पीछे एक छोटी सी गैलरी, लेकिन दीवार पर फिर से वही चिन्ह बना हुआ था, 3 रेखाएं जो एक त्रिकोण में मिलती थीं। उसने हाथ बढ़ाया, दीवार पर दस्तक दी। एक अजीब सी कंपन हुई और दीवार धुएं में बदल गई। सामने एक संकरी सीढ़ी थी, ऊपर जाती हुई। वो चढ़ी 13वीं मंजिल पर। दरवाजा खुलते ही जमीन ठंडी हो गई। कमरा गोल था, बीच में एक पुराना हवन कुंड, जिसमें अजली लकड़ियां पड़ी थीं। चारों ओर झूलते हुए घंटियां और दीवारों पर ताजा खून से बने श्लोक। ओम भैरवाय नमः, आत्मद्वारम प्रकटाय। तभी एक स्वर गूंजा, लड़की की आवाज, दीदी, हम यहां से नहीं जा सकते जब तक हमारी जुबानें वापस ना मिलें। आवनी ने पलट कर देखा। 10 लड़कियां सफेद कपड़ों में, उनकी आंखों से खून बह रहा था और मुंह सिल दिए गए थे। उनमें से एक ने आवनी की ओर इशारा किया और बाकी सब उसके चारों ओर
चक्कर लगाने लगीं। हवा में मंत्रोच्चार होने लगे, लेकिन उल्टे, जैसे कोई अधूरा यज्ञ दोहराया जा रहा हो। तभी फर्श फटने लगा और नीचे से एक लोहे की जंजीर बाहर निकली, जो आवनी की टांगों में लिपट गई। वो चीखी, पर आवाज खुद तक ही रह गई। ये जंजीर हमारी है, अब ये तुम्हारी होगी। उसने जोर लगाकर अपने बैग से नमक की थैली निकाली, जो बिपिन नारायण ने दी थी। जमीन पर एक वृत्त बनाकर उसने भीतर कदम रखा। चिल्लाई, मुझे तुम्हारी आत्मा से डर नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं। जिस तंत्र ने तुम्हें बांधा, उसे मैं अब समाप्त करूंगी। तभी एक आकृति सामने आई, एक शिक्षिका की वेशभूषा में, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला। वो आगे बढ़ी और बोली, ये लड़कियां मेरे आदेश से चुप थीं, ये बलिदान थीं। मैं शक्ति जागरण कर रही थी और तुम उसे रोक नहीं सकती। आवनी ने जेब से जलता दीपक निकाला और हवन कुंड में फेंक दिया। एक विस्फोट हुआ, सारी घंटियां तेजी से बज उठीं और वह शिक्षिका चीखती हुई आग में समा गई। जमीन कांपी और लड़कियां एक एक कर रोशनी में गायब होने लगीं। अब वहां सिर्फ शांत कमरा बचा था। दरवाजा खुला और लिफ्ट उसका इंतजार कर रही थी। मोबाइल फिर बजा। इस बार लोकेशन थी भोपाल। अगला द्वार। भोपाल पहुंचना एक अलग ही एहसास था। झीलों का शहर, जिसकी सतह शांत दिखती है, लेकिन गहराई में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। आवनी अब थकने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे, आत्मा पर तनाव का भार, लेकिन उसका संकल्प अब भी अडिग था। लोकेशन इस बार थी कालध्वनि कॉम्प्लेक्स, जो भोपाल की पुरानी झील के किनारे खड़ा था। एक पुराना सरकारी संस्थान, जिसे 1993 में अनियंत्रित मानसिक दुर्घटनाओं के बाद बंद कर दिया गया था। वहां कभी रिसर्च होती थी, ध्वनि तरंगों से आत्मा को पहचानने पर। कॉम्प्लेक्स में दाखिल होते ही उसे सबसे पहले जो चीज दिखी वह थी सन्नाटा। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, सिर्फ मौन। लिफ्ट चालू नहीं थी, लेकिन सीढ़ियों से चढ़ते हुए जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। हर सीढ़ी पर नमी थी और हर कोने में फफूंद। 13वीं मंजिल और दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर घना अंधेरा। उसने टॉर्च जलाया। सामने एक बड़ा हॉल और दीवार पर चारों ओर लगे स्पीकर। बीच में एक कुर्सी और उस पर बंधा हुआ एक मैग्नेटोफोन, एक पुराना टेप रिकॉर्डर। जैसे ही वह पास पहुंची, टेप अपने आप चालू हुआ। स्वर की शक्ति सबसे महान है। जो सुना नहीं जा सकता, वही आत्मा को जगाता है। टेप में बच्चों की चीख और फिर एक स्वर, महिला की आवाज। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। नीली आंखों वाला अब उन्हें ले गया है। तभी एक खड़खड़ाहट हुई। हॉल की छत से उल्टे लटके हुए 6 पुतले नीचे गिर पड़े। उनके कानों से खून बह रहा था और मुंह टांके गए थे। आवनी कांप गई, लेकिन तभी हॉल की पिछली दीवार खुल गई। एक कमरा, जहां केवल एक चीज थी, एक शीशा, लेकिन उस शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं था। वहां एक और लड़की दिख रही थी, वही चेहरा, पर आंखें चमकती नीली। मैं वो हूं जो तुम्हें समझती है, क्योंकि मैं भी तुम ही थी। तुमने जो द्वार खोले हैं, वो सिर्फ बाहर के नहीं, तुम्हारे भीतर के भी हैं। आवनी को चक्कर आने लगे। वो लड़खड़ाकर नीचे गिरी। शीशे से नीली आंखों वाली लड़की बाहर आई और उसके पास आकर बोली, मैं तुम्हें मुक्त करने नहीं, पूरा करने आई हूं। आवनी ने जैसे ही रक्षा सूत्र को पकड़ा,
एक जोरदार झटका हुआ। कमरे की सारी चीजें उड़ने लगीं। वो शीशा टूट गया और उसके पीछे एक लाल रंग का द्वार था जिस पर लिखा था, आखिरी द्वार से पहले अपना अक्स पहचानो। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही दरवाजा खोला, वहां सिर्फ एक झील थी, शांत, लेकिन उसके बीचों बीच एक बच्चा खड़ा था। दीदी। वो शौर्य था, लेकिन जैसे ही वो दौड़ी, वो गायब हो गया। पीछे सिर्फ लहरें। मोबाइल फिर बजा। अगली लोकेशन, कोलकाता। कोलकाता की हवा में नमी थी, लेकिन उससे ज्यादा थी एक अजीब सी जकड़न, जैसे शहर की इमारतें सांस नहीं ले रही थीं। ट्रेन से उतरते ही आवनी को अपने अंदर कुछ डोलता महसूस हुआ, जैसे भोपाल की नीली आंखें अब भी उसकी आत्मा के किसी कोने में जाग रही हों। लोकेशन थी मुक्तेश्वर रेसिडेंसी, एक पुरानी अंग्रेजों के जमाने की इमारत जो अब सरकारी रिकॉर्ड्स में डिमोलिशन लिस्ट में थी, लेकिन जमीनी हकीकत में वो अब भी खड़ी थी, चुप, अंधेरे में डूबी हुई। गेट पर लिखा था, कीप आउट, साइट अनसेफ। लेकिन आवनी अब ऐसे बोर्ड पढ़ना छोड़ चुकी थी। वो सीढ़ियां चढ़कर इमारत के भीतर पहुंची। यहां का माहौल बाकियों से अलग था। यहां न चीखें थीं, न आवाजें। यहां सिर्फ परछाइयां थीं। दीवारों पर हल्की रोशनी की परछाइयां चल रही थीं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। और हर परछाई आवनी की जैसी दिखती थी, पर हर परछाई कुछ अलग करती। एक रोती थी, एक हंसती थी, एक खुद को जख्मी करती थी। 13वीं मंजिल इस बार खुली नहीं। उसे एक खिड़की से छलांग लगानी पड़ी, एक छिपी हुई सीढ़ी तक पहुंचने के लिए। ये मंजिल बाकियों से अलग थी, बिल्कुल बंद, ठंडी और शीशों से ढकी हुई। बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था, गोल, लेकिन उसमें चेहरा नहीं दिखता था। वहां हर बार कोई और चेहरा दिखता, कभी माया, कभी साक्षी, कभी नीली आंखें। फिर एक परछाई दर्पण से बाहर निकली और बोली, मैं वो हूं जो तुम्हें छोड़ दिया गया हिस्सा हूं। तुमने सबको बचाया, पर खुद को खोती चली गई। उसने आवनी का हाथ पकड़ा और दोनों हवा में तैरते हुए उस मंजिल के हर कोने में पहुंच गए। हर कोने में वो घटनाएं चल रही थीं जो आवनी भूल चुकी थी। मां की मौत, पिता का गायब हो जाना, शौर्य की चीखें। फिर दर्पण टूटा और भीतर से वही आकृति निकली जो माया ने पहली बार बताया था, वह जो सबको जोड़ता है। पर इस बार वो कोई और था। मैं वह हूं जिसे तुम हर मंजिल पर खोज रही थी, तुम्हारे अपने भीतर का अंधकार। आवनी ने पहली बार चुपचाप सिर झुका लिया। कोई मंत्र नहीं, कोई सुरक्षा सूत्र नहीं, सिर्फ स्वीकृति। और उस पल सारा अंधकार पिघलने लगा। परछाइयां गायब होने लगीं। कमरे का तापमान बढ़ा। दरवाजा खुला और बाहर सुबह का सूरज पहली बार कहानी में उगा। मोबाइल फिर बजा। अब अगला द्वार नहीं बचा था। एक आखिरी लोकेशन, मुंबई, सिद्धिविनायक रेजिडेंसी, जहां सब शुरू हुआ था। मुंबई लौटना अब घर लौटने जैसा नहीं था। सिद्धिविनायक रेजिडेंसी की ओर बढ़ती हुई आवनी जानती थी, ये बस एक इमारत नहीं, ये एक वृत्त है जहां से सब शुरू हुआ और अब यहीं खत्म होगा। रात के 2 बज रहे थे। शहर जाग रहा था, लेकिन रेजिडेंसी के आसपास की सड़कें वीरान थीं। इमारत के गेट पर वही पुराना चौकीदार बैठा था, लेकिन उसकी आंखें इस बार काली थीं। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस सिर झुकाकर गेट खोल दिया। आवनी ने कदम रखा। हर मंजिल की लाइट अपने आप बुझती चली गई, जैसे इमारत उसे अपने भीतर खींच रही हो। लिफ्ट चालू थी, लेकिन बटन गायब थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट ऊपर बढ़ने लगी। स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा, बस
एक शब्द चमका, समापन। लिफ्ट 13वीं मंजिल पर रुक गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर एक आवाज आई, वही जिसे उसने पहली बार सुना था जब शौर्य गायब हुआ था। हर द्वार खोला गया, हर आत्मा छोड़ी गई, लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी है, तू कौन है आवनी? लिफ्ट की दीवारें पिघलने लगीं। अब वो एक हॉल में खड़ी थी, वही कमरा जहां शौर्य लापता हुआ था। हर दीवार पर उसकी आवाजें गूंज रही थीं, दीदी, दीदी, वो मुझे ले गया। बीच में एक घेरा बना था और उसके अंदर खड़ा था वो पुरुष जिसे अब तक सिर्फ परछाई में देखा गया था। काला चोगा, लंबा शरीर, बिना चेहरा, पर उसकी आंखें नीली थीं, वही नीली आंखें जो भोपाल में आवनी के भीतर जागी थीं। मैं अंत हूं और मैं आरंभ भी। तूने जिसे खोया उसे पाने के लिए मुझे जगाया, अब मुझे पूरा करना होगा। आवनी ने कांपती आवाज में पूछा, शौर्य कहां है? उसने हाथ बढ़ाया और कमरे की छत खुली। वहां शौर्य हवा में तैर रहा था, अधमरा लेकिन जीवित, पर उसके हाथ और पैर काले धागों से बंधे थे। यदि तू मुझे अपनाती है तो वो मुक्त होगा, यदि नहीं तो तू भी खो जाएगी। यह सौदा था, जीवन के बदले आत्मा। आवनी ने अपने सारे पुराने डर एक ओर रख दिए। वह आगे बढ़ी और कहा, तू मेरा हिस्सा है, लेकिन अब मैं तुझ में नहीं, तू मुझ में रहेगा। मैं तुझसे नहीं डरती। उसने रक्षा सूत्र को खोला और अपने माथे पर बांधा। जैसे ही धागा चमका, पूरी इमारत कांप उठी। नीली आंखों वाला आकृति चीखने लगा और हवा में बिखरने लगा। शौर्य जमीन पर गिरा, होश में आया। हर मंजिल पर जलती लाइटें एक एक कर बुझने लगीं। फिर सब शांति हो गया। आवनी और शौर्य लिफ्ट से बाहर निकले। सुबह का सूरज फिर से उग रहा था। अब कोई लिफ्ट उन्हें बुलाने नहीं आएगी। अब कोई 13वीं मंजिल नहीं रहेगी, क्योंकि अंतिम द्वार बंद हो चुका था।